हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडी। शिक्षा में सहसंबंध के प्रकार। शिक्षा में सहसंबंध के प्रकारों को जानने से पहले हम सहसंबंध को संक्षेप में समझ लेते हैं। सहसंबंध क्या है? सहसंबंध का अर्थ है एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना या विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। या कहें तो सहसंबंध का अर्थ है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना या उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना, जिससे कि एक विषय के साथ साथ हम दूसरे विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। मेहर या कहें मेहर एवं लेहमन ने इस विषय में लिखा ही है कि व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त दो माप विन्यासों के बीच संबंध अथवा सहनशीलता का स्तर या ध्रुव का माप है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने सहसंबंध को परिभाषित करने की चेष्टा की है। किसी विषय का जो संबंध अन्य विषयों से होता है, उसकी ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उस विषय के पढ़ाने की विधि को शिक्षा में सहसंबंध का स्थानबद्ध पद्धति कहा जाता है। प्रचलित शिक्षालयों में यानी कि स्कूल में छात्राओं के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए अनेक विषयों को पढ़ाया जाता है। ये विषय एक दूसरे से भिन्न भिन्न न होकर परस्पर संबंधित होते हैं या कर दिए जाते हैं। इन विषयों को पढ़ाने के दो रूप हो सकते हैं। प्रथम ये यानी कि फर्स्ट ये ध्यान दिए हुए बिना कि ये विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी विषयों को एक दूसरे के संबंधों की उपेक्षा कर पटक पटक पढ़ाया जाए, जैसा कि आजकल होता है। और दूसरे, इन विषयों की अविच्छिन्नता, एकता और परस्पर संबंध प्रदर्शित करते हुए किसी विषय को पढ़ाया जाए, जिससे वह बालक बालिकाओं के लिए सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य हो जाए। दूसरे प्रकार के शिक्षण की या कहें शिक्षण को शिक्षा में सहसंबंध तथा पढ़ाने की विधि को सहसंबंध शिक्षा या सानबंध विधि के नाम से जाना जाता है या मेथड ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में गिवन महोदय ने अपनी परिभाषा दी है कि तथ्य और विचार मस्तिष्क में केवल तभी वास्तविक तथा उपयोगी प्रभाव डालते हैं जबकि मस्तिष्क दूसरे तथ्यों तथा विचारों के साथ उन्हें क्रमबद्ध तथा संबंधित नहीं कर लेता है जैसे वे उत्पन्न होते हैं। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज क्या है इसी के विषय में। तो सहसंबंध के प्रकार या शिक्षा में सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार कई वर्गों में विभाजित किए गए हैं। जैसे पहला है एक ही विषय के विभिन्न अंगों का सहसंबंध, कोरिलेशन अमॉन्ग द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। दूसरा है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का सहसंबंध, कोरिलेशन अमॉन्ग वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ द कैरिकुलम। तीसरा है शिक्षा का जीवन से सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन विद लाइफ। अब जो सेकंड पॉइंट बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का सहसंबंध, इसके लिए या इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे प्रथम में आकस्मिक सहसंबंध और दूसरा आयोजित सहसंबंध। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोरिलेशन अमॉन्ग द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, एक ही विषय के विभिन्न भागों का सहसंबंध। इस प्रकार के सहसंबंध में किसी भी एक विषय के विभिन्न भागों या उपविषयों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण का अध्यापन करते हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में परस्पर
सह संबंध स्थापित करना इसी प्रकार का सह संबंध है। इसे लंबीय सह संबंध यानी वर्टिकल कोरिलेशन कहा जाता है। इसी प्रकार खाना बनाने के बाद सफाई के विषय में ज्ञान कराना, तो इसमें क्या है, घर की सफाई का भी उसमें सह संबंध बन जाता है और खाना बनाने की विधि के विषय में तो साथ साथ ज्ञान कराया ही जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का सहसंबंध, कोरिलेशन अमॉन्ग वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम। इसके अनुसार किसी कक्षा के पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के बीच सह संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास पढ़ाते हुए उसका भूगोल, नागरिक शास्त्र, भाषा इत्यादि से प्रसंगानुसार संबंध स्थापित करना। स्पष्ट है कि इस प्रकार के समन्वय में एक विषय को समझने में अन्य विषयों की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसे क्षैतिज सह संबंध कहा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। इसमें प्रथम प्रकार का है आकस्मिक सह संबंध। ये इसी के अंदर का पार्ट है, लेकिन क्रमशः बता दिया गया है, यानी कि इंसिडेंटल कोरिलेशन। आकस्मिक सह संबंध में शिक्षिका किसी विषय को पढ़ाते समय इसकी व्याख्या को सुस्पष्ट करने के लिए प्रसंगानुसार अचानक अन्य विषयों की सामग्री का प्रयोग करती है। इसमें शिक्षिका की कोई पूर्व निश्चित योजना नहीं होती, बल्कि यह अचानक हो जाता है। उदाहरण के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भारत के नवीन संविधान की विशेषताओं को पढ़ाते समय शिक्षक या शिक्षिका अचानक ऐतिहासिक घटनाएं बताने लगे, जैसे भारत के नवीन संविधान के पूर्व देश की क्या स्थिति थी, इस संविधान का निर्माण कब और कहाँ हुआ आदि। इस प्रकार का आकस्मिक सह संबंध परस्परात्मक तथा नवीन शिक्षण दोनों में पाया जाता है। इससे शिक्षण सार्थक, रुचिपूर्ण, आकर्षक तथा प्रभावशाली हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्री प्लान्ड कोरिलेशन, यानी कि व्यवस्थित या पूर्व आयोजित सह संबंध। व्यवस्थित या पूर्व आयोजित सह संबंध में शिक्षक या शिक्षिका विषय सामग्री किसी विषय के शिक्षण के पूर्व ही आयोजित या तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार के सह संबंध का स्थापन करने के लिए पढ़ाने के पूर्व विभिन्न विषयों की शिक्षिकाएं एक स्थान में बैठकर वार्तालाप करके विभिन्न विषयों में सह संबंध के स्थल निश्चित करते हैं और फिर पढ़ाने में इस पूर्व आयोजित सह संबंध को कार्यान्वित रूप देते हैं। अर्थात शिक्षिका पढ़ाते समय पूर्व निश्चित योजना के अनुसार दूसरे विषयों की सहायता लेती है। शिक्षा में सह संबंध का तात्पर्य प्रायः इसी प्रकार के सह संबंध से भी होता है, जैसे कि भूगोल की शिक्षक या शिक्षिका किसी स्थान का यानी कि देखने के लिए जाते हैं, वहाँ का वातावरण देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो इमारतें बनी होती हैं किसके द्वारा बनवाई गई, किसने बनवाई, किस सन में बनवाई, इस इमारत को बनाने का क्या कारण था, तो ये सब घटनाएं इतिहास से संबंधित हो जाती हैं। यानी कि इतिहास और भूगोल में कोरिलेशन यानी कि सह संबंध हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन विद लाइफ। शिक्षा का जीवन से सह संबंध। बालक या बालिकाओं को शिक्षालय में यानी कि विद्यालय में, स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाए उसका उसके जीवन से संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है। जॉन ड्यूरी के अनुसार आज की शिक्षिका का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं को उसके सामाजिक जीवन के अनुकूल बनाना है, क्योंकि क्या हुआ, एक बालक पढ़ा लिखा लेकिन समाज से अनुकूलन कर ही ना पाया तो उसकी शिक्षा का कोई भी अर्थ नहीं होगा। पाठ्य वस्तु को
बालक के जीवन से संबंधित करते हुए पढ़ाने से एक तो छात्रा उस विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि लेती है और दूसरे उसकी छात्राओं को जीवन में अनेक ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जो उसको भावी जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के शिक्षण से छात्रा के या छात्राओं के सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन से अच्छा संबंध स्थापित होगा, क्योंकि गृह विज्ञान एक तरह से विज्ञान ही है, किंतु उसमें कला समाहित है। इस प्रकार की तो विभिन्न कलाओं से और दूसरी ओर विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध है। यदि सामान्य विज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो गृह विज्ञान मुख्य रूप से एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि व्यवहार की शिक्षा इसमें दी जाती है। गृह विज्ञान में वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का अध्ययन भी किया जाता है जो गृहस्थी से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसका जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जीवन से संबंध होने के कारण जीवन में सभी विषयों की आवश्यकता पड़ती है, तो अन्य विषयों से भी इसका संबंध स्थापित करके ही शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो कि गिवन महोदय ने दी है। इन्होंने लिखा है, फैक्ट्स एंड आइडियाज हैव ए real and useful influence over the mind only when the mind systematics and coordinates them with other facts and ideas as they are produced। कहने का तात्पर्य ये है, तथ्य और विचार मस्तिष्क में केवल सभी वास्तविक तथा उपयोगी प्रभाव डालते हैं, जबकि मस्तिष्क दूसरे तथ्यों तथा विचारों के साथ उन्हें क्रमबद्ध तथा संबंधित नहीं कर लेता जैसे वे उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।